The Khalistanis have struck again. Pro-Khalistan anti-India protest in Canada. क्योंकि पाकिस्तान ही खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग करता है। खालिस्तान समर्थकों को भारतीय समुदाय से मिला करारा जवाब। आइए शुरू करते हैं खालिस्तान की शुरुआत से। सन 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। हम सभी को ये साल बहुत अच्छे से याद है। लेकिन इसी साल इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। अब पाकिस्तान को विभाजन करने में एक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि जिन्ना की और मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी थी। लेकिन ये आइडियोलॉजी 1947 में एकदम से प्रकट नहीं हो गई थी, ये कई साल पहले से चलती आ रही थी और 1947 में हमने इसको फिजिकल एंटिटी के फॉर्म में एस्टैब्लिश होते हुए देखा। अब इंडिया में आ जाने के बाद सिखों के लिए एक सेपरेट प्रदेश बनने की डिमांड उठनी शुरू हुई, जो कि मास्टर तारा सिंह ने शुरू करी। लेकिन इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी को देखते हुए इंडिया के लीडर्स ने इसको करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे खतरा था कि इंडिया में एक सिविल वॉर छिड़ सके और इसमें खतरा था कि फिर से डिवीजन हो जाए, क्योंकि इंडिया ने उसी समय एक बहुत बड़ा पार्टीशन होते हुए देखा था। इसीलिए इंडियन अथॉरिटीज ने और गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल डिवाइड को होने से मना कर दिया। पर 1966 में पंजाब का ट्राइफरकेशन कर दिया गया। पंजाबी भाषित एरियाज को पंजाब बना दिया गया, हिंदी भाषित एरियाज को हरियाणा और कुछ हिली एरियाज हिमाचल प्रदेश पे चले गए और चंडीगढ़ को कॉमन राजधानी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पंजाब और हरियाणा दोनों की। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी की हिस्टोरिक विन के बाद साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अकाली दल को जब ये समझ आया कि वो पॉलिटिकली बहुत वीक हो चुके हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग करी आनंदपुर में। इस मीटिंग में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन निकाला 1973 में। इस रेजोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक खालिस्तान से बैठा दिया जाता है, लेकिन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को ढंग से पढ़ने पर यही पता चलता है कि इस रेजोल्यूशन को डिमांड करने वाले लोग इंडिया के फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग और यूनिटेरिनेस को कम करना चाहते थे, यानी कि क्वाज़ी फेडरल सिस्टम में वो फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को वीक करना चाहते थे। वो और ज़्यादा पावर और कंट्रोल चाहते थे पंजाब के रीजन पे। लेकिन कहीं पर भी पंजाब को ऑटोनॉमस करने की बात नहीं कही गई है, कहीं पर भी खालिस्तान के बारे में बात नहीं करी गई है और कहीं पर भी पंजाब को भारत से अलग करने की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे मैं एक हिस्टोरियन को बीच में लाना चाहूँगा, सिख हिस्टोरियन हरजोत सिंह ओबरॉय। इनके अकॉर्डिंग भले ही सिखिज्म और पंजाब के बीच में काफ़ी सारे एंशिएंट लिंकेजेस हैं, लेकिन सिखिज्म और पंजाब के बीच में कोई ज्योग्राफिकल लिंक इस्टेब्लिश्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिखिज्म सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं था कभी भी। हरजोत सिंह ओबरॉय इसका एग्जाम्पल देते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में नॉर्थ और साउथ के कई संतों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कई सारे सिखिज्म के मेजर सीट्स पंजाब के बाहर भी लोकेटेड हैं, जैसे कि श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब जो कि बिहार में है और हजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र में है। ओबरॉय ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के बीच में जो 1930s और 40s में लड़ाई चढ़ी, उस लड़ाई के दौरान एक फ्रिंज ग्रुप सिखिज्म में भी क्रिएट हुआ, जिसने कहा कि अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल रहा है और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल रहा है तो हमें भी एक सिखिस्तान दे दो। अब आगे जाके पॉलिटिक्स ने फिर से एक टर्न लिया। कांग्रेस से इलेक्शन हारने के 2 साल बाद एक पॉलिटिशियन जिनका नाम था जगजीत सिंह चौहान, ये गए ब्रिटेन में और वहां पे जाके इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये पाकिस्तान भी गए और वहां पे भी इन्होंने खालिस्तान का प्रचार करा। इन्हीं के साथी बने दविंदर सिंह परमार और इन दोनों शख्स ने मिलकर पंजाब में खालिस्तान बनाने की डिमांड शुरू करी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी छापा खालिस्तान के नाम से। आगे चल के चौहान भिंडरा वाले से भी मिले और इन्होंने उनसे भी एक थियोक्रेटिक सिख होमलैंड की बात करी। इसी डिमांड का उड़ता फायदा अकाली दल ने भी उठाया, लेकिन उन्होंने बार बार ये क्लियर करा कि वो इंडिया से अलग होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आता है, जरनैल सिंह भिंडरावाला। जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान का पोस्टर बॉय था, लेकिन ये बना कैसे? भिंडरावाला एक कैरिज्मेटिक सिख प्रीचर था, जिसको एक सिख लीडर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और 1978 के सिख निरंकारी क्लैशेस में इसका नाम बहुत ही जोरों शोरों से उठा।
अब 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल वालों के साथ मिल करके धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करा। इस मोर्चे में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को फिर से उठाया और कहीं ना कहीं हवा में ये बात छिड़ी कि भिंडरावाले खालिस्तानियों के साथ मिल करके खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और इससे इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। धर्म युद्ध मोर्चा में काफी सारे लोगों की हत्या भी हुई। 165 हिंदू, निरंकारी और 39 सिख इसमें मरे। टोटल 410 लोगों के करीब मरे और 1180 लोग इंजर हुए इस खालिस्तानी राइट्स और वायलेंस में। खुशवंत सिंह जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि भिंडरावाले ने अपनी एक स्पीच में ऐसा जिक्र करा था कि हर सिख 35 हिंदुओं के बराबर है। तो अगर हर एक सिख 35 हिंदुओं पर भारी पड़ जाए तो सिख मिलकर के हिंदुस्तान को तोड़ सकते हैं। आगे चल करके भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में अपना बेस स्थापित करा, हथियार लेकर आया और उसको एक गढ़ बना लिया। बढ़ते रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से और भिंडरावाले और उसके खालिस्तानी सपोर्टर्स या खालिस्तानी दलों के एक्सट्रीमिज्म के कारण जो परेशानियां हुई, उन्होंने 1984 में पंजाब में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां पर वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। 1983 में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई गोल्डन टेम्पल के अंदर और उसकी बॉडी को उठाने भी कोई नहीं आया। वो दिनों दिन सड़ती रही, यहाँ तक कि लोकल पुलिस स्टेशन भी डरा हुआ था भिंडरावाले की वजह से। अब इसी सब के चलते 1 जनवरी और 3 जून 1984 के बीच में 775 वायलेंट क्लैशेस हुए, जिनकी वजह से 298 लोग मर गए और 525 लोग इंजर हो गए और मिलिटेंट्स बार बार जाकर के गुरुद्वारों में शरण ले रहे थे। इसी में से एक किस्सा है 6 हिंदू जो कि बस में जा रहे थे उनके मर्डर का, जो कि अक्टूबर 1983 में हुई और इसके बाद पंजाब में इमरजेंसी आ गई। भिंडरावाले और उसके खालिस्तानी समर्थकों ने अकाल तख्त को अपना गढ़ बना लिया और वहाँ पे आर्म्स स्मगल कर करके राशन के ट्रक में गुरुद्वारे की किचन को अपने आर्म्स एम्यूनेशन से भर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये शुरू हुआ 1 जून 1984 से और भिंडरावाले ने इसका जम करके रेजिस्टेंस दिया, जिसकी वजह से एस्केलेशन हुआ और काफी तबाही हुई, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर आना पड़ा भिंडरावाले को कैप्चर करने के लिए। और यहीं पर हमें वो दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं, वो दर्दनाक इमेजरी देखने को मिलती है जहाँ पे अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल का बहुत ही बुरा हश्र हुआ। पर इसी के चलते सरकार ने हजारों हथियार और हजारों टेररिस्टों को और मिलिटेंट्स को एट लास्ट गोल्डन टेम्पल से दूर हटाया और उसके बाद गोल्डन टेम्पल को फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया। लेकिन इसी दौरान 83 इंडियन आर्मी सोल्जर्स मर गए और 249 इंडियन आर्मी सोल्जर्स इंजर हुए। 493 मिलिटेंट्स और सिविलियंस इस ऑपरेशन में मर गए और अनऑफिशियल क्लेम्स कहते हैं कि लगभग 3000 के करीब थे। इसी सब के दौरान लोगों को वो दर्दनाक हादसे हमेशा हमेशा के लिए याद है जो कि गोल्डन टेम्पल की तबाही के दौरान उन्हें देखने को मिले। और कहीं ना कहीं आजकल के खालिस्तानी लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद हुए राइट्स को एज एन एग्जाम्पल देते हैं कि क्यों खालिस्तान की डिमांड जायज़ है। इंदिरा गांधी की ऑपरेशन ब्लू स्टार का जुर्माना उन्हें भुगतना पड़ा। अक्टूबर 31, 1984 में उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। एंटी सिख राइट्स, जिनमें 8000 से ज़्यादा सिख मैसेकर हुए और एंटी सिख स्ट्रीट वायलेंस हुआ। इसी के बदले में 1 साल बाद सिख एक्सट्रीमिस्ट ने कनाडा से आ रही एयर इंडिया फ्लाइट 182 में 329 लोगों को मौत के घाट उठा दिया, भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए। उसके बाद पंजाब ने अपना सबसे ज़्यादा वायलेंट पीरियड नोटिस करा इस मूवमेंट को पाकिस्तान ने और एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने जम करके सपोर्ट करा। आज की डेट में पंजाब में एक्सट्रीमिज्म बहुत कम है और इसका नतीजा गुड गवर्नेंस और रेपरेशंस है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया की जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमिकली, उसने कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार और एंटी सिख राइट्स की गूंज आज भी कहीं ना कहीं सभी भारतीय देशवासियों के मन में है। कुछ लोग भिंडरावाले को एक मार्टर की नज़रों से देखते हैं तो कुछ उसको एज अ टेररिस्ट देखते हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार और गोल्डन टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन स्टोरी बस इतनी सी नहीं है। सबको ये कहानी तो पता है, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपे वो पात्र नहीं पता जो सारे स्ट्रिंग्स खींच रहे थे। यानी कि इन इवेंट्स के बारे में सबको पता है, लेकिन इन इवेंट्स के पीछे जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट गलत लगा तो उसे कमेंट्स में फैक्चुअली करेक्ट कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।